क्रिटिक्स ने उसे वर्थलेस कहा, मैगजीन्स ने उसकी बॉडी शेमिंग की, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने कहा कि इस पर पैसा लगाया तो बर्बाद हो जाओगे। सांवला रंग, दुबला पतला लड़का जैसे हवा के मजबूत झोंके में उड़ जाए। जयललिता से मदद मांगने पहुंचा तो 10 घंटे तक दरवाजे पर इंतजार करवा दिया गया। कुछ पार्टियों ने उसके धर्म को लेकर उसको भला बुरा कहा और कुछ ने उसके चेहरे और कद को लेकर। लेकिन वक्त का पहिया एक न एक दिन जरूर घूमता है। तमिलनाडु की राजनीति में एक तूफान उठा है। ये तूफान पहले साउथ सिनेमा और खास तौर पर कॉलीवुड में दिखता था। इसकी फिल्में आती हैं तो लोग रात रात भर जाकर फर्स्ट शो देखने के लिए मर मिटते हैं। दूध से नहलाया जाता है उसकी तस्वीरों को। वो जब स्पीच देता है तो उसे सुनने के लिए इतनी भीड़ आती है कि संभालने में पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। जयललिता की पार्टी हो या फिर एम के स्टालिन की पार्टी, सिर्फ एक शख्स के आने से सबको डर लग रहा है, गला सबका सूख रहा है। हम बात करें जोसेफ विजय चंद्रशेखर की, जिसे दुनिया थलापति विजय के नाम से जानती है। लोग कहते हैं कि तमिलनाडु में रजनीकांत के बाद अगर किसी का सिक्का चलता है तो वो सिर्फ विजय है। लेकिन क्या पर्दे पर गुंडों को हवा में उड़ाने वाला ये हीरो खाटी राजनीति के दंगल में टिक पाएगा? क्या विजय वो करिश्मा कर पाएंगे जो कमल हासन और रजनीकांत आज तक नहीं कर पाए? आज हम इस वीडियो में थलपति विजय की पूरी जर्नी को समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो काम रजनीकांत और कमल हासन से नहीं हो पाया, थलपति विजय उसे कैसे करेंगे। क्या थलपति विजय तमिलनाडु के किंग या किंग मेकर बन पाएंगे जिसकी ख्वाहिश वो देख रहे हैं? तमिलनाडु में चुनाव है। तमिलनाडु की राजनीति का इतिहास गवाह रहा है कि यहाँ की सत्ता का रास्ता सिनेमा के पर्दे से ही होकर गुजरता है। एमजीआर ने जो लकीर खींची उसे जयललिता ने आगे बढ़ाया। करुणानिधि ने अपनी कलम से सियासत की ऐतिहासिक विरासत लिखी। लेकिन इसी इंडस्ट्री के दिग्गज शिवाजी गणेशन राजनीति में औंधे मुंह गिर गए। चिरंजीवी जैसा मेगा स्टार अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाया। कमल हासन की पार्टी आज भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही है। रजनीकांत ने तो आखिरी वक्त पर ही मैदान छोड़ दिया। ऐसे में विजय का राजनीति में उतरना कोई छोटी बात नहीं है। विजय ने अपनी पार्टी टीवीके यानी तमिझागा वैत्री कड़गम का ऐलान करके डीएमके यानी एम के स्टालिन की पार्टी और एआईएडीएमके यानी जयललिता की पार्टी को चुनौती दी है। विजय की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। जन सैलाब देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें रोकना किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें डिप्टी सीएम और 80 सीटों का ऑफर दिया कि आ जाओ, एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन से जोड़कर चुनाव लड़ जाओ। लेकिन एक्टर जोसेफ विजय ने मना कर दिया। जोसेफ विजय राजनीति में नहीं आते, लेकिन उनके साथ हुई एक घटना ने उन्हें ऐसा करने को विवश कर दिया। तारीख थी 5 फरवरी 2020। तमिलनाडु के नेवेली माइंस में फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तभी कुछ गाड़ियों में भरकर इनकम टैक्स के अधिकारी वहां पहुंच गए। हजारों फैंस के सामने विजय को उनकी वैनिटी वैन से उठाकर ले जाया जाने लगा। उनके घर की तलाशी कई घंटों तक होती रही। करीब 20 घंटे तक थलपति विजय से पूछताछ चलती रही। विरोधियों को लगा कि विजय अब डरकर भाग जाएंगे, उनका करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन विजय ने फिल्मी स्टाइल में नेवेली में शूटिंग के दौरान अपनी ही वैनिटी वैन की छत पर चढ़कर एक सेल्फी ले ली। उस एक तस्वीर ने बता दिया कि विजय के पीछे जो जनसैलाब खड़ा है उसे डराना नामुमकिन है। फिर तो उनके सेल्फी पर पूरा तमिलनाडु जैसे दिल हार गया। उनकी एक सेल्फी उनके विरोधियों को एक खुल्लम खुल्ला चैलेंज था। विजय का बचपन बहुत उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 1974 में एक ऐसे घर में उनका जन्म हुआ जहां धर्म की दीवारें नहीं थी। पिता ईसाई और मां हिंदू। विजय बचपन में बहुत शरारती और बातूनी थे, लेकिन 9 साल की उम्र में उनकी छोटी बहन विद्या की मौत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। उस दिन के बाद से विजय एकदम शांत हो गए। आज उनकी जो खामोशी आप देखते हैं वो उसी गहरे दुख की देन है। उन्होंने अपनी बहन की याद में अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम रखा और अपनी हर गाड़ी का नंबर विद्या की जन्म की तारीख पर लिया। 18 साल की उम्र में जब विजय ने हीरो बनने का फैसला किया तो दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। 1992 में उनकी पहली फिल्म आई और क्रिटिक्स ने उन्हें वर्थलेस कह दिया। मैगजीन्स ने उनकी बॉडी शेमिंग की। कहा गया कि इस सांवले और दुबले लड़के को देखने के लिए कोई पैसे क्यों देगा। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर उनके लिए ढाल बने। धीरे धीरे विजय ने अपनी इमेज बदल ली। 1996 में पुवे उनकागा फिल्म से वो लवर बॉय बन गए और फिर 2003 की फिल्म आई थिरुमलाई से
उन्होंने मास हीरो का चोला ओढ़ लिया। गिल्ली और पोकरी जैसी फिल्मों ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां उनकी तुलना सीधे रजनीकांत से होने लगी। विजय का असली संघर्ष सिनेमा से ज्यादा सत्ता के साथ रहा। 2013 में जब उनकी फिल्म थलाइवा की टैगलाइन टाइम टू लीड रखी गई तो जयललिता सरकार ने फिल्म पर रोक लगा दी। विजय जयललिता को मनाने पहुंचे तो उनको जयललिता के दरवाजे पर करीब 10 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। विजय इमोशनल हो गए थे। बगावत तो जैसे विजय के खून में शुरू से ही थी। साल 2017 में विजय की फिल्म आई मार्शल। इस फिल्म में उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी पर खूब हमला किया था। इससे केंद्र की बीजेपी सरकार भड़क गई। बीजेपी नेताओं ने उनके ईसाई होने पर सवाल उठा दिए। उन्हें जोसेफ विजय कहकर टारगेट किया जाने लगा, पर विजय ने डंके की चोट पर इसका जवाब दिया। सितंबर 2025 तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली चल रही थी। ग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोगों की क्षमता थी, लेकिन भीड़ आ गई 40,000 से ज्यादा। पुलिस संभाल ही नहीं पाई। भगदड़ मची और 41 लोगों की मौत हो गई। एमके स्टालिन की सरकार ने 41 लोगों की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। ऊपर से इनकम टैक्स का केस खत्म नहीं हुआ था, यानी विजय चौतरफा घिर रहे थे। तमिलनाडु के लोगों के बीच एक मैसेज गया कि जोसेफ विजय को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। बस विजय पर जितना दबाव बढ़ा, उनके साथ उतने लोग आते चले गए, यहां तक कि धोनी भी उनके साथ आ गए। खैर, विजय की राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा साल 2026 का ये चुनाव है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी 69वीं फिल्म के बाद सिनेमा को छोड़ देंगे। ये फैसला आसान नहीं होता है किसी भी एक्टर के लिए जब वो पीक पर हो। एक्टर विजय के लिए सिनेमा लाइन छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो सबसे महंगे एक्टर हैं भारत में। थलपति विजय की जो आखिरी फिल्म जननायकन आई है, उसकी फीस सुनकर हिल जाएंगे आप। बॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर और बादशाह शाहरुख खान भी इतनी फीस नहीं ले पाए हैं अपनी पूरी जिंदगी में किसी एक फिल्म के लिए। उतनी फीस जननायकन के लिए एक्टर विजय ने चार्ज की है। 220 करोड़ रुपए की फीस मिली है एक्टर विजय को, लेकिन उनकी इस फिल्म से सरकारें इतनी डर गई कि बैन लगा दिया गया। विजय की नजर अब स्टालिन की कुर्सी पर है। उन्होंने प्रशांत किशोर जैसे चाणक्य को अपने साथ जोड़ा है। पीके वही शख्स हैं जिन्होंने मोदी और ममता को जीत दिलाई थी। अब वो विजय को तमिलनाडु फतह करने के गुर सिखा रहे हैं, और उनके लिए सारा इलेक्शन मैनेजमेंट प्रशांत किशोर ने ही किया है। सियासत की पिच पर विजय भले नए प्लेयर हों, लेकिन उनके हर कदम में एक मजे हुए खिलाड़ी की झलक मिल रही है। उन्होंने अपनी रैली में पेरियार और अंबेडकर की तस्वीरें लगाकर द्रविड़ और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। उन्होंने बीजेपी को वैचारिक दुश्मन और डीएमके को राजनीतिक दुश्मन बताना शुरू कर दिया है। विजय ने बीजेपी के डिप्टी सीएम और 80 सीटों के ऑफर को भी ठुकरा दिया। वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। वो अकेले दम पर स्टालिन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। वेल्लोर की रैली में उन्होंने साफ कह दिया था कि 2026 की जंग विजय बनाम स्टालिन की होगी। यानी विजय मानते हैं कि तमिलनाडु में बीच में कोई नहीं है। विजय की निजी जिंदगी में भी भारी उथल पुथल चल रही है। 27 साल की शादी के बाद उनकी पत्नी संगीता ने तलाक की अर्जी दी है। संगीता उनकी सबसे बड़ी फैन थी, जिन्होंने यूके से आकर उनसे शादी की थी। लेकिन अब तलाक की अर्जी में विजय के अफेयर के आरोप लगाए गए हैं। त्रिशा कृष्णन के साथ उनके रिश्तों की चर्चा हर तरफ है। 23 अप्रैल को तमिलनाडु में वोट डाले जाएंगे और उससे ठीक 3 दिन पहले विजय को कोर्ट में भी पेश होना है। यह उनके विरोधियों के लिए बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या सिनेमा हॉल की ये सीटियां वोट में कभी बदल पाएंगी? विजय ऐसा कर पाएंगे? इतिहास कहता है कि भीड़ और वोट में बहुत फर्क होता है। चिरंजीवी और कमल हासन की रैलियों में भी लाखों लोग आते थे, पर नतीजों के दिन सब गायब हो गए। विजय को अच्छे से पता है कि तमिलनाडु में लोग सिनेमा को धर्म मानते हैं, पर वोटिंग के समय वो बहुत समझदारी से काम लेते हैं। क्या विजय का बिहार कनेक्शन यानी प्रशांत किशोर कोई चमत्कार कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी का फिल्म जननायकन के समर्थन में आ जाना किसी नए गठबंधन की आहट है जो चुनाव के बाद हो सकता है? विजय का अपने पिता के साथ रिश्ता भी अब दुश्मनी में बदल चुका है। जिस पिता ने उन्हें स्टार बनाया, उन्हीं के खिलाफ विजय ने कोर्ट में केस कर दिया है, क्योंकि पिता ने उनके नाम पर राजनीतिक पार्टी रजिस्टर करवा ली थी। विजय अब किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। वो खुद राजा और खुद को सेनापति बनाना चाहते हैं।
उनकी पार्टी टीवीके का हर कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहा है, लेकिन 41 लोगों की मौत का दाग जो हाल में उनके ऊपर लगा था साल 2025 में, वो विवाद बहुत गहरा है और तमिलनाडु में विजय की वही कमजोर नस है। तमिलनाडु की जनता बदलाव चाहती है। डीएमके और एआईएडीएमके से अब लोग उब चुके हैं, क्योंकि यही दोनों पार्टियां अदला बदली करके सत्ता में आती रही हैं। विजय उसी जगह पर तीसरी ताकत के रूप में उभरना चाहते हैं, उस जगह को भरना चाहते हैं, लेकिन क्या वो स्टालिन की मजबूत मशीनरी का मुकाबला कर पाएंगे? विजय ने अपनी पूरी संपत्ति और अपना करियर दांव पर लगा दिया है। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी फिल्म थी जननायकन, जिसका क्लाइमेक्स अभी लिखा जाना बाकी है। अगर विजय जीते तो वो साउथ के अगले एमजीआर बन सकते हैं, और अगर हारे तो वो सिर्फ एक फ्लॉप सुपरस्टार पॉलिटिशियन बनकर रह जाएंगे। विजय की कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि जिद की भी जरूरत होती है। जिस लड़के का रंग और लुक देखकर उसे लोग रिजेक्ट कर दिया करते थे, आज वही लड़का तमिलनाडु का भाग्य लिखने की तैयारी में है। उनके फैंस का जुनून ऐसा है कि वो विजय के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। पर क्या ये जुनून 2026 में ईवीएम मशीन तक पहुंच पाएगा? क्या विजय अपने पारिवारिक विवादों और कानूनी पचड़ों से बाहर निकलकर चुनाव जीत पाएंगे? ये सारे सवाल तमिलनाडु की हवा में तैर रहे हैं। विजय ने जिस तरह से अपनी विचारधारा को सेकुलर सोशल जस्टिस वाला बताया है, उससे साफ है कि वो एक बड़े वर्ग को साथ लेना चाहते हैं। वो जानते हैं कि सिर्फ हिंदू या सिर्फ ईसाई का कार्ड खेलकर वो जीत नहीं सकते हैं। उन्हें पूरे तमिलनाडु का भरोसा जीतना होगा। उनके गुरुओं की लिस्ट में पेरियार और अंबेडकर का होना इसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अब देखना यह है कि क्या विजय का ये दाव स्टालिन के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता। आपका क्या मानना है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।